जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और एक नई शुरुआत के साथ नया दिन पॉलिटी के लिए, इंडियन पॉलिटी जो आप पढ़ेंगे वहाँ मैं राहुल द्विवेदी आपके साथ, एंड वी विल डिस्कस अबाउट। जल्दी से सब लोग ज्वाइन करिए ताकि क्लास स्टार्ट हो सके। चाहे आप राजस्थान पीसीएस दे रहे हो, आप झारखंड पीसीएस दे रहे हो, स्टेट का कोई भी पीसीएस दे रहे हो, उससे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी एस्पिरेंट, कि कोई भी एग्जाम आप जब देते हैं आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जब आप सिविल सर्विस करते हैं, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस हो, चाहे वो सेंट्रल सिविल सर्विस हो। आपको पता होना चाहिए 3 तरह की सेवाएं हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज केंद्र सेवाएं, और उसके बाद आपकी होती है प्रोविंशियल सर्विसेज। व्हेन वी से स्टेट सर्विसेज यानी कि प्रांतीय सेवाएं। ठीक है, तो ये आप देखते हैं जब पीपीएस बोला जाता है, पुलिस प्रोविंशियल सर्विसेज, जब सीओ बनते हैं पीसीएस के थ्रू, तो प्रोविंस वर्ड है। आप सभी को पता होगा कि बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी पॉलिटी, तो कुछ वर्ड से जानना आपका बहुत जरूरी है कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पर कितने प्रांत थे और कितने पिछली स्टेट्स थे। तो प्रांत आपको पता है कि 1858 से लेके, तो वो चीज आपको जानकारी बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। उसके पहले आपको पता होना चाहिए, तो ये चीज सबसे पहले क्लियर करें कि 3 तरह की सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड प्रोविंशियल सर्विसेज। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से सब लोग ज्वाइन करिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके, बिकॉज लाइव सेशन का एडवांटेज रहता है कि अगर आप कोई डाउट पूछते हैं तो यू विल बी गेटिंग एडवांटेज कि आप ऑन द स्पॉट आपको आंसर मिल जाता है, या कोई भी चीज पूछनी होती है कि सर ये चीज कैसे पढ़ेंगे, तो वो चीज डिस्कस हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर पीसीएस बैच में स्पेशली क्या होता है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली जब भी किसी भी लेवल पर आप पेपर देखें, अगर मैं अभी बिहार का 2018 का पेपर देखें, आप प्रीलिम्स का, या आप यूपी पीसीएस का देखें 2021 का, तो जो पॉलिटी पे क्वेश्चन आ रहे हैं पीसीएस लेवल पर जब बात करोगे, तो जैसे एक तो आर्टिकल वाला पोर्शन है, बहुत दिक्कत होती है सबको कि सर आर्टिकल कैसे याद करेंगे, तो वो आपको रटने की अलग से जरूरत नहीं है, एक प्रैक्टिस से एक तरीके से हो जाती है, और इन डेप्थ हम यहाँ कवरेज करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल इन डेप्थ, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से उठाएंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जिसके अंदर हम सभी एक्ट्स पढ़ेंगे, किसी भी चीज, यानी कि संविधान का इतिहास, और द्विभाषीय क्लास रहेगी तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। संविधान का इतिहास, किसी भी चीज को पढ़ने के पहले उसका इतिहास जानना जरूरी, तभी वो चीज बहुत औचित्यपूर्ण हो पाती है और इंपॉर्टेंट हो पाती है आपके लिए कि हाँ वो किस तरह से उसको आप करेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने से पहले, संविधान का इतिहास पढ़ने के पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अंग्रेज जब आए थे 1600 के आसपास, जब भी आए, ठीक है ना, जब ब्रिटिशर्स आए तो वो आए तो थे आपके व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया का। बिकॉज अभी हम हिस्ट्री नहीं पढ़े, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री में हमें जाना पड़ेगा, हम पढ़ते क्यों हैं, एकदम से एक्ट्स कैसे आ गए, ऐसे कैसे हम लोग ने, अब सीधे सीधे आर्टिकल पर नहीं आएंगे। ठीक है ना, तरीका ही नहीं। आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, बेसिक जो भी आप पढ़ाई करते आए हैं, अगर आपने तैयारी की हुई है थोड़ी बहुत भी, अगर एक स्टेप 1 चले हुए हैं, तो आपने देखा होगा पहले इतिहास जानना जरूरी है, बेसिक जानना जरूरी है। ठीक है ना, और बिल्कुल मन को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़िए कि कोई भी डर नहीं। जैसे टर्मिनोलॉजी पर भी हम क्लास करेंगे, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ हम टर्मिनोलॉजी भी करेंगे, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि हंग पार्लियामेंट किसे कहते हैं, कोरम किसे कहते हैं, हालांकि वो पार्लियामेंट के टाइम पढ़ेंगे हम, लेकिन कुछ शब्दावली भी हम पढ़ते चले जाएंगे। जैसे एक्ट में क्या फर्क होगा, तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं हमारे, ये हम कल की क्लास में करेंगे। अभी बिकॉज चैप्टर आज हमारा लेक्चर 1 है आपके साथ, तो उसमें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पूरा बताना हमारा कर्तव्य है, और आपका भी जानना कर्तव्य है कि, और आंसर देना भी आपका कर्तव्य है। ठीक है, चलिए संविधान के इतिहास को पढ़ने के पहले सबसे पहली बात आती है कि क्या जरूरत पड़ी आज ये कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी चीज को चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। अगर हम छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर आप किसी कोई भी एक स्कूल है आपका, तो आपको रूल होने चाहिए, नियम होने चाहिए। नियम नहीं होंगे तो, जैसे मान लीजिए क्लास चल रही है, अगर क्लास में नियम नहीं है कि सेलफोन बंद करके आपको आना है, या आपको आंसर पूछना है, स्टेप आपको क्लास के बाद आंसर पूछना है, तो क्या होगा, हौश पौश हो जाएगा। इसी तरह देश को चलाने के लिए अगर नियम नहीं होते,
अगर आज ये नियम नहीं होता कि राष्ट्रपति अपॉइंट होगा, इलेक्शन होंगे, आपके मौलिक अधिकार होंगे, मौलिक कर्तव्य होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हम आएंगे, अभी यहां से लेके कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचने में समय लगेगा। संविधान जो है हमारा, अब संविधान तो आपका आप पढ़ेंगे तो आपको आना है 26 जनवरी 1950 तक, 26 नवंबर 1949 तक, दोनों डेट में आना है। लेकिन उससे पहले जब आप देखते हैं कि 1600 में जब ये ट्रेडर बनकर आए, बाकी लोग भी आए थे, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, अब हिस्ट्री जब पढ़ते हैं सीक्वेंस लगाने को आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, और इस लेवल पर आके प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये सब दिमाग से फितूर, सर ये चीज ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं, सब इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट एकदम से जब पढ़ाई चालू करो तो इंपॉर्टेंट मत देखो। जब पढ़ाई हो जाए, एक बार प्रॉपर स्टडी हो जाए, क्लासेस हो जाए, उसके बाद आपने स्टडी भी कर ली अपनी, उसके बाद फिर आप इंपॉर्टेंट बोलो। वैसे तो हम इंपॉर्टेंट डिस्कस ही करेंगे, जब अमेंडमेंट पढ़ेंगे, संशोधन पढ़ेंगे, तो हम वहां पर इंपॉर्टेंट संशोधन पढ़ते हैं, पूरे संशोधन नहीं पढ़ते। जहां पर हमें लगेगा कि पूरे कवर नहीं करने हैं, कोई मतलब नहीं है, पूरे 395 आर्टिकल हटने का कोई औचित्य नहीं होता, तो वो चीज वैसे ही हम आपको बताते चले जाएंगे, ठीक है, किस तरह से कवर करना है। तो अब ब्रिटिशर्स जब आए, तो ब्रिटिशर्स के बाद उन्होंने अपना किसी देश से लड़ाई लड़ी, किसी देश से आपका युद्ध हुआ, किसी से ट्रीटी साइन कर दी, ठीक है ना, पैक्ट कर लिया, संधि साइन कर ली। जो मतलब जो पांचों बाकी चारों लोग थे, डच थे, डेनिश थे, इंग्लिश थे, फ्रेंच थे, किसी से कह दिया कि तुम ऐसा करो गोवा में रह लो, ठीक है, हमें मत छेड़ो, नाम तुम्हें छेड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब बहुत सारे युद्ध किए, भारत में भी बहुत सारे मतलब प्रभुत्ता बनाने के लिए, एम्पायर बनाने के लिए अपना बहुत सारे युद्ध किए, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, ठीक है ना, एंग्लो मतलब ब्रिटिशर, साइनो मतलब होता है चाइना। कुछ छोटी छोटी चीजें बताता रहूंगा मैं आपको, ठीक है, लिखते रहिए। तो एंग्लो जितने भी वॉर हुए, उसके बाद 1764 में जब आप देखते हैं बैटल ऑफ, कौन सा हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में इलाहाबाद की टीटी हुई। आपने उसमें काफी चीजें पढ़ी हैं, और एक्चुअली उसमें फर्क यह है कि जब पहले जो प्लासी हुआ था वहां पर तो धोखेबाजी हो गई थी। अब धोखेबाजी हो गई थी तो उस चक्कर में कह सकते हैं कि चलिए एक रणनीति के तहत मतलब किसी धोखे से हारे थे। लेकिन यहाँ पर तो जो विपरीत अपोनेंट पार्टी थी, वो पार्टी सक्षम थी और बहुत अच्छे उस समय वॉरियर थे, तो उनको हराने के बाद इनको ये लगा कि नहीं, अब हम बहुत अच्छे लेवल पर जीते हैं, इस बार ऐसे नहीं जीते। तो 1765 में जब इन्होंने ट्रीटी साइन करी, इलाहाबाद की ट्रीटी साइन करी, 1 और 2 इलाहाबाद की ट्रीटी बोलते हैं, तो इसके बाद इनको ये महसूस, इनको दीवानी राइट्स मिल गए। आपने इतिहास में पढ़ा होगा दीवानी राइट्स क्या होते हैं। तो दीवानी राइट्स मिलने के बाद 1773 आते हैं, बिकॉज बंगाल इनका क्षेत्र था। आप जब देखते हैं शुरुआत में जब ये लोग आए तो बंगाल में ही है। आप देखें अगर पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ आप अगर जाए तो ये बंगाल में पहली फैक्ट्री मांगने के लिए तो मतलब गए थे कहां पर, आपको पता होगा, जहांगीर से मतलब इन्होंने रिक्वेस्ट करी। उसके बाद फिर अपना अपना एम्पायर बनाया, बहुत सारे युद्ध वगैरह किए, मैंने बताया आपको। 1773 वाज द फर्स्ट टाइम जब इनको ये महसूस हुआ कि अब एक रेगुलेशन बनाना चाहिए, अब नियम बनाना चाहिए। तो उसी के तहत अब यहां से संविधान का जो इतिहास है, आप देखते हैं ना, संविधान के स्रोत जो होते हैं, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ने के पहले हमको बहुत सारे एक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो ये बताना बहुत जरूरी था। अब वो एक्ट कौन कौन से हैं, पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा एक संक्षेप में ईयर बता दूं कि कौन कौन से हमको एक्ट पढ़ के रखने हैं आज से आगे वाली क्लास में, ठीक है। और आप में से किसी को भी कोई डाउट आता है, आप अगर रिकॉर्डेड क्लास भी देखते हैं किसी तरह से, तो प्लीज डू लेट मी नो कि सर हमको इस तरह से हमें कोई प्रॉब्लम आई, तो अभी आप उस प्रॉब्लम का निवारण बहुत इजी हो रहा है। बिकॉज फिर आगे आप जब बढ़ जाते हो फंडामेंटल राइट ड्यूटीज तक, फिर आप पीछे की चीजों भूलते हो, तो डेट विल बी हॉच पॉच फॉर यू एंड मी, फॉर मी एज वेल, ठीक है, दोनों के लिए दिक्कत वाला रहता है। फिर अभी आप शुरुआती क्लासों में अगर आप चीजों से स्टेप बाय स्टेप चलो, रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। आप सोचें कि रेगुलर ना रहे तो उसके बिना पॉलिटी पढ़ लेंगे, ये आपका वहम है। बिकॉज आपने अगर एक भी एक्ट नहीं पढ़ा, हमने बात करी मोनोपोली चाय और चाइना के बाद, तो आप अगले वाला मोनोपोली नहीं पढ़ पाएंगे, कब रद्द करेगी, ठीक है। तो अब हमको जो क्रम में जो चीजें पढ़नी होती है, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं संविधान के इतिहास का, किसी भी जब संविधान बना भारत का, उसके पहले किन किन चीजों को देखा गया, किन किन चीजों से चीजें ली। बिकॉज हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो बहुत सारे सोर्सेस से लिया गया। अभी हम फीचर्स में पढ़ेंगे, तो हम जब फीचर्स में पढ़ेंगे तो वो स्रोत, और कुछ स्रोत क्या थे, कुछ स्रोत हमारे भारत के लिए जो अधिनियम बनाए गए। बिकॉज 17 आप ये जान लीजिए कुछ चीजें जान, अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ा है, मैं तो ये मान के भी चलता हूँ कुछ लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा, 1858 के बाद सिनेरियो अलग रहेगा। 1773 से लेके 1857 तक, क्योंकि इस बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा।
इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी, ये टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाते हैं। 1858 से नए अधिनियम बनते हैं, फिर आपके 1861 के काउंसिल एक्ट यानी कि परिषद अधिनियम, फिर 1892 के परिषद अधिनियम। तो इस तरह के अधिनियम हम यहाँ पढ़ेंगे। अब कौन कौन से अधिनियम हमको पढ़ के रखने हैं इसका ओवरव्यू लिया जाए, ठीक है। हमको पढ़ना होता है 1773 का, यहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक बार सीरीज बना लीजिए कौन कौन से हमको एक्ट पढ़ने हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट मतलब अधिनियम। आज की भाषा में, संविधान की भाषा में बात करें तो अगर लोकसभा राज्यसभा जब बात होती है तो वहां पर बिल रहता है, जैसे ही राष्ट्रपति के पास आता है वो एक्ट बन जाता है, राष्ट्रपति जब साइन कर देते हैं उसको, आर्टिकल 111 के तहत अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ना है हमको। विलियम पिट इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, पिट से यहाँ पर ये फर्क है। 1700 अगर बात करें 1793, 1813, 1833 और 1853, ये जो 4 एक्ट है ये हमारे कहलाते हैं, ये कहलाते हैं चार्टर एक्ट। क्या कहलाते हैं? चार्टर अधिनियम, यानी कि चार्टर। जल्दबाजी बिल्कुल मत मचाइएगा, बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट चार्टर एक्ट, या इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर एक्ट कहलाता था अंग्रेजों के टाइम पर। तो आपको ऑप्शन दे देंगे 1784, 1793, 1833, 1853। तब उन्होंने ये गायब कर दिया, तो 1784 आंसर नहीं होगा, बाकी 3 कहलाएंगे, यानी 1 2 3 हो सकता है, बिकॉज पीसीएस लेवल पर आपको यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करना चालू कर दिया है अभी कुछ विगत दिवसों में। तो आप देखेंगे उसमें ये आपको 1 2 3 और 2 3 में कंफ्यूज करेंगे, बस यहीं पर थोड़ा सा लेवल है। नहीं तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ इस सब्जेक्ट तो आपको, चाहे मैंने कांस्टेबल की तैयारी भी करी होगी तो वहां पर भी ऐसा नहीं है कि पिट्स इंडिया एक्ट नहीं पढ़ना पड़ा, लेकिन अब कंफ्यूजन कहाँ करेंगे, बेस में तो आपसे क्वेश्चन कह देंगे कि राइट अ नोट ऑन, या कमेंट ऑन, या एलुसिडेट द स्टेटमेंट ऑन, या लिखिए इस पर किस तरह से भारत के संविधान के इतिहास पर लिखिए, लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो मेंस में आप तभी लिख पाएंगे जब आपको पता होगा कि इतिहास किस तरह से आया, ठीक है। आपको जब पूछा जाएगा कि 1833 और 1853 के एक्ट को कंपेयर करिए, कंपेयर आप तब कर पाएंगे जब आपको पता होगा, अगर लिखित लिख रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, बिकॉज मेंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिर्फ 1 डे एग्जाम की लड़ाई तो है नहीं है कि प्री लिख दिया बस नमस्ते और बढ़िया स्कोर आ गया तो खुश हो गए, नहीं, ये मत गलती करिएगा। जब तक अंतिम आपके उसमें नहीं आ जाए, लिस्ट में नाम ना आ जाए, तब तक तो आप बहुत इन डेप्थ स्टडी करते चले जाइए, ठीक है। नॉलेज इज पावर, ठीक है, ज्ञान हमेशा शक्तिशाली होता है, याद रखिएगा। चार्टर एक्ट हो गया आपका, चार्टर एक्ट में आपके 4 सीरीज होंगे, 1853, उसके बाद 1858, 1858, 1861, 1892, ठीक है। इसको मैं यहाँ डिलीट करता हूँ, चार्टर एक्ट आपको पता है, कौन कौन से एक्ट हमको कवर करना है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। फिर 1892 हो गया, फिर आपका 1909 वाला। अब कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, 1909 हो गया, 1919, 1935 और फिर अंत में 1947। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, लगभग 13 एक्ट है जो इतिहास बनाते हैं संविधान का। अब इन 13 एक्टों को आपको प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से, दोनों के हिसाब से अभी पढ़ना होता है कि मान लीजिएगा 1773 का आया कि व्हाट वर द चेंजेस आफ्टर 1773, ये 1773 के अधिनियम के बाद क्या क्या बदलाव आए ब्रिटिश प्रशासन में, तो आप तभी लिख पाएंगे जब आपको पता होंगे क्या क्या चेंजेस आए, उससे पहले क्या था। तो इससे पहले आपको, अभी हम इसी पर एक्ट पर आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले आप एक सीरीज जान लीजिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। जब हम आगे की स्टेप पता होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, वो ज्यादा इजी होता है हमारे लिए, ठीक है। तो 1773, 1784 अपने आप में पिट्स इंडिया एक्ट है। क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ पर कुछ फंक्शंस बांटे जाएंगे, कुछ आपके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह के आपके नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल आपके बांटे जाएंगे। तो ये चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर 1793, 1813, फिर 1833, 1853 सिविल सर्विस वाला प्रावधान आएगा। तो अगर अभी क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा सुना होता आपने, तो आप कंफ्यूज होने लगते हो। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि 1773 में क्या, 1784 में क्या, 1793 में क्या, 1833 में क्या, 1813 में क्या, 1853 में क्या, और ये आपके 58। इसके बाद का मैंने इसको येलो कलर में जो लिखे हुए हैं, ये आफ्टर 1857, आफ्टर 1857,
तो सिनेरियो बदल गया था ना, इसके बाद रिवॉल्ट हो गया था 1857 का, जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उस विद्रोह के बाद का सीन ये है। फिर ये एक्ट में ये दिखाते हैं कि हमने आपके भारत के लोगों को शामिल किया, देखिए, और ऐसा नहीं है कि हम आप पे तानाशाही कर रहे हैं, तो अब आप दोबारा विरोध मत करना, इस तरह की मतलब एक चाल सी रहेगी इनकी। और ये कहीं ना कहीं काउंसिल एक्ट वगैरह में दिखेगा। 1909 तक के एक्ट को काउंसिल एक्ट कहा गया है, 1861 और ये 3, ये परिषद अधिनियम कहलाए हैं। ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, बिकॉज ये छोटी छोटी गलतियां फिर आप कहते हो ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं थी, ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं थी। बिकॉज जब एक्ट पढ़ोगे तो वहां पर हो सकता है फिर वो चीज रिलेट नहीं कर पाओ। 1793 1833 20 साल के अधिनियम के तहत ये उसमें गैप में आए थे। 1793 1833, ठीक है, 1813 1853, ये चारों जो है 20 साल के अंतराल में है। तो ये आपके चार्टर एक्ट की पहचान है कि 20 ईयर्स के गैप में थे, ठीक है। उसके बाद आपके ये जो 1861 1892 1909 ये आपके काउंसिल एक्ट है, यानी कि परिषद अधिनियम है। क्या है? परिषद अधिनियम है। उसके बाद आप जाते हैं, आप देखते हैं कि अब आपको मतलब पूरा फिर 1947 में भारत के आजादी का अधिनियम, जब ट्रांसफर ऑफ पावर्स हुए, जब भारत की सत्ता सौंपी गई, तो इस अधिनियम के तहत पूरा मतलब भारत को आजाद किया गया होगा। ये एक्ट पारित हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये एक्ट कहाँ पारित होते थे? सब ब्रिटिश पार्लियामेंट में। क्योंकि ये चीज जान जाइए कि जब हम सोर्सेस पढ़ेंगे, अभी हम सोर्सेस नहीं पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर 1 जो हमारा होता है हम वो पढ़ रहे हैं, और इसमें हमारे दो तीन क्लासें लग जाती है अगर हम इसको इन डेप्थ, बिकॉज पीसीएस लेवल पर आपको पढ़ना है, सिविल सर्विस के हिसाब से आपको पढ़ना है, तो आपको उसको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। इन डेप्थ का मतलब है कि चीजों को रिलेट करके। कुछ टॉपिक तो बहुत मतलब जैसे अगर आप 1813 वाला पढ़ोगे तो उसमें 2-3 पॉइंट ही हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़े जाते। फिर आप उसके ऐसे तो अगर आप देखोगे एक चीज जान जाओ, अगर आप हर एक्ट को तोड़ने बैठो तो हर एक्ट अपने आप में एक अधिनियम बना होगा। अब उसका ज्ञाता तो हमको बनना नहीं है कि भाई साहब 1793 का एक्ट उठा लिया, अब हम पूरे 1793 का एक्ट पढ़ेंगे। तो हम एक्ट तो पढ़ लेंगे लेकिन हम शायद पेपर तक सिलेबस यहीं पर रह पाएंगे। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल भी। एक्स्ट्रा एक्सप्लोरेशन के चक्कर में नहीं पढ़िएगा। जो चीज अति अति महत्वपूर्ण है वो पढ़ी जाएगी, और महत्वपूर्ण भी है वो पढ़ी जाएगी, ठीक है। 1773 की जब हम बात करते हैं, और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखते जाइए कि आप पेपर जो दे रहे हैं, आपने अगर एस्पायर किया राजस्थान पीसीएस, तो पिछले 4-5 सालों के जब भी हुए हैं आप वहां के प्रीलिम्स उठाइए, देखते रहिए कि इससे क्या चैप्टर टॉपिक आया, रिलेट करना चालू करिए। अगर आपने यूपीपीसीएस दिया तो आप देखिए वहां पर पूछा गया है कि मोनोपोली चाय के साथ कब खत्म कर दी गई, ठीक है। वहां पूछा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में आया, डायरेक्ट आता है। ये तो यही आंसर दिया कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में आया, तो आंसर है 1784। अब चाहे राजस्थान पीसीएस पूछ ले, चाहे झारखंड पीसीएस पूछ ले, चाहे यूपी पीसीएस पूछ ले, 28 राज्यों का कोई पीसीएस पूछ ले आपसे, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछ ले वो कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बनाया गया, तो अब हम ये प्रावधान तभी बता पाओगे आप अगर आपने पढ़ा हुआ। तो उसके लिए हम चालू कर रहे हैं 1773 एक्ट से, ठीक है। उम्मीद है आपने ये चीज लिख ली होगी, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा है क्लास में, ठीक है। अब उसमें आप देखें, अगर सबसे पहले आता है जो एक्ट हमें पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो एक्ट रहता है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब आप खुद समझिए, मतलब 1765 तक ये बंगाल में है, बंगाल में उस समय गवर्नर हो रहा है। 1773 में आते आते एक व्यक्ति आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ये एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं अब जो रेगुलेशन है थोड़ा टाइट, रेगुलेशन मतलब उसको समझने के लिए समझिए कि रेगुलेटर क्या, कंट्रोल है ना। अगर सिलेंडर में भी रेगुलेटर होता है तो क्यों होता है? रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशंस क्यों बनाई जाती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं ना, क्यों बनाए जाते हैं कि अब भाई सिस्टम इधर उधर ना भटके, ठीक है ना। पता लग रहा था ऐसा कि ब्राइबरी हो रही है, जो मतलब घूसखोरी हो रही है, एक सिस्टम होता था, उस सिस्टम के तहत बोलते थे कि नहीं, जैसे वो अपनी नौकरी से निकलते थे जो गवर्नर होते थे, उसके बाद वो अपना घूस लेने लगे थे, लोकल लोगों से रिश्वत लेने लगे थे, ब्राइबरी करने लगे थे। तो कुछ नियम बनाने की ऐसी ऐसी, हालांकि जो नियम बनाएंगे अभी आप पढ़ते हैं, जब आपने इतिहास को रीड करोगे तो जो लोग नियम बनाएंगे वो सबसे ज्यादा ब्राइबरी वाले व्यक्ति रहेंगे। वॉरेन हेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, उन पर मतलब महाभियोग चलाया गया था। अभी जब आप पढ़ते हैं ना कि वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लियर है। तो 1773 की जब बात करते हो तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ा जाता है, संविधान पढ़ रहे हैं हम।
तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, और 1765 की टीटी के बाद जो आपकी इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है ना, यानी कि इलाहाबाद, अभी हम प्रयागराज तो बोलेंगे नहीं क्योंकि इस टाइम इलाहाबाद ट्रीटी जो है, ऐसा नहीं कि आप बोलो प्रयागराज की हुई थी, प्रयागराज आज नाम चेंज हुआ है, उस समय इलाहाबाद की टीटी ऑफ इलाहाबाद है। कभी कभी ज्यादा जानकारी से भी घातक हो जाता है, इससे बचना होता है, स्पेशली हमारी सिविल सर्विस की तैयारी में। कभी जैसे मान लो मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अभी आप आगे पढ़ेंगे पेपर में क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, ठीक है, क्वेश्चन आया था, ये इसलिए बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन नहीं होना आगे जाके, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्वेश्चन था वहां पर, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, ये कहां पर विवृत है? तो ऑप्शन थे वहां पर प्रियम्बल में, आपके डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटी में। आप ये सब टॉपिक पढ़ेंगे अभी। तो जब एक छात्र पढ़ता है तो उसे लगता है कि इंटीग्रिटी वगैरह तो प्रियम्बल में है, प्रस्तावना में है, तो आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य तीसरे नंबर की भी मिलेंगी आपको। तो कुछ चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ चीजें सेम सेम लगेंगी आपको। चार्टर एक्ट में 1793 भी मिल रहा, अब कौन से चार्टर एक्ट का क्या पूछा गया ये देखना है हमको। मोनोपोली वर्ड जैसी आप देखते हो, अभी आप थोड़ी देर में आने वाले हो, इसलिए पहले से तैयार रख रहा हूं आपको कि आप परेशान ना हो, ठीक है। शिक्षक के नाते, टीचर के नाते मेरा काम है बताना आपको कि आप आगे गड्ढा है भैया, गड्ढे से बचना है। और गड्ढा यही आएगा कि मोनोपोली वर्ड पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा। कहाँ कंफ्यूज होते हैं चैप्टर, तो आप कोई भी लूसेंट से पढ़ते होंगे, डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें नया क्या, नया ये कि अब वो कंफ्यूजन कहाँ होता है। कोई भी पीछे उठाए आप तब ये जान जाएंगे कि ये पूछते क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कोई क्वेश्चन पूछ, अगर एक्टो से कोई क्वेश्चन आएगा, आप जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं बाद में देखते हैं इसको, तो अब इससे पहले मैंने जो एक्ट बताया वही एक्ट है, इसके अलावा कोई एक्ट नहीं पढ़ना। अब उन एक्ट में क्या क्या फीचर्स है वो हमें डिस्कस करने होते हैं। तो 1773 इज कॉल्ड एज रेगुलेटिंग एक्ट, वन हेस्टिंग्स टाइम पर है, ठीक है। और रीजन है इस एक्ट को लाने का कि बहुत सारी अनियमितताएं पता लग रही थी आपके पार्लियामेंट को, बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही थी कि कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, जो पॉलिटिकल फंक्शन है, वो अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ कुछ शिकायतें मिल रही हैं, तो उन शिकायतों को निवारण करने के लिए उन्होंने कहा ठीक है हम एक एक्ट बनाते हैं। एक्ट पारित कराया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इसे बोला गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहला प्रावधान आया कि यहां पर बंगाल के गवर्नर से, अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आप इसको देखिए, गवर्नर जनरल बंगाल के बना दिए। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। 1773 सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनाया गया। अब ये सीरीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी आपको। गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जब वाइसरॉय पढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कि वाइसरॉय गवर्नर जनरल खत्म हो गए थे, तो अभी से दिमाग में रखिएगा ऐसा कुछ नहीं था। फिर वाइसरॉय के बाद, फिर भारत की आजादी के बाद के जो गवर्नर जनरल भारतीय, ये आप बचपन से कभी ना कभी पढ़ते हैं, बिकॉज ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट नहीं है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं सर पॉलिटी क्या, पॉलिटी कैसे, तो जो चीज आप एसएसटी बचपन में पढ़ते थे, आगे जाके सिविक्स हुई, फिर आज उसे आप पॉलिटी के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पेपर देते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो आप ज्ञात था, पूरा ज्ञान लेना है आपको, संविधान का जो चीजें हैं, संविधान क्यों बनाया, कैसे बनाया, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अभी चल रहा है। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन के फायदे क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश के लिए क्यों जरूरी है। आप जिस लेवल के एग्जाम बैच में आप बैठे हैं, उस बैच में आपको थॉट प्रोसेस पे ज्यादा काम करना है, रटने पर ज्यादा प्रावधान मत लाइए, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम निकालना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मेंस भी है, इंटरव्यू में भी मान लो क्वेश्चन आ गए और आपका अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप तभी बता पाएंगे, तो आपको पता होगा, ठीक है ना। आपको ये देखना होता, अगर ये वनडे मैच होता तो मैं वनडे मैच के हिसाब से आपको वो चीज बता के आगे बढ़ जाता कि हाँ भाई रेगुलेटिंग एक्ट है, फलाना फलाना फीचर है, 4 एक्ट सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता। नहीं, थॉट प्रोसेस पे काम करिए कि अगर एक्ट बनाए गए तो क्यों, ऐसा क्या आन पड़ी कि मतलब 1773 में एक एक्ट बनाना पड़ गया, सब कुछ सही तो चल रहा होगा, और एक्ट क्यों बनाया गया, एक्ट से फायदे क्या होते हैं। तो ये चीजें जब दिमाग में चली, क्वेश्चन नहीं आया कभी कि एक्ट पे डिफाइन करिए, लेकिन आप जब उसके थॉट प्रोसेस पे जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ व्हाई वी स्टडी दीज थिंग्स। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से आप पढ़ोगे तभी आप मीन्स राइटिंग में आगे जाके आपकी मदद मिल पाएगी, नहीं तो अभी आप अगर सोचोगे तो फिर बोलते ना कि मिसमैनेजमेंट ऑफ थॉट्स हो जाएगा। सिर्फ रटने से काम नहीं चलने वाला, रटने का कॉन्सेप्ट सिर्फ वनडे एग्जाम्स तक सीमित रखिए,
हाँ ये भी मैं बता रहा हूँ कि अब जैसे ये इसको आप रटना बोल दो, याद करना बोल दो, मगिंग बोल दो, लर्निंग बोल दो, कुछ भी बोल दो, अब 1773 है तो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। अब लेकिन ये एक्ट क्यों आया, इसके बाद क्या बदलाव आया, इसके बाद का जो ब्रिटिश एरा है 1857 तक का ब्रिटिश एरा कैसा रहेगा, ये जानना, ये कंपैरेटिव स्टडी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करेगी। आपको जब पता होगा कि हाँ 1765 में जब इलाहाबाद की संधि आई तो उसके बाद क्या प्रावधान थे, डिवाइडेड राइट्स का क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आए, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते चले गए, तो ये चीजें आपको यहां मिलती है। ठीक है, चलिए वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ लिखते जाइए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए। दूसरा लिखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि जो परिषद थी, ठीक है ना, जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें 4 सदस्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूं, यहाँ पे पूरा मैं एक्ट लिख देता हूं बिकॉज उस पेज काफी कवर कर रहा है। ठीक है, आप देखें अगर 1773 के एक्ट के फीचर्स देखें, सबसे पहला क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बनाए गए। कौन बनाए गए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वायसरॉय गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब ये नाम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी आप जब ये चीज देखेंगे, भारत थोड़ा सा यहां से मैं चेंज करता हूं, आप जब देखते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी को 3 हिस्से में पढ़ेंगे आप, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना। अब लेजिस्लेचर क्या होता है, जहां पर अधिनियम बनते हैं, जहां पर नियम बनते हैं, जो कि पार्लियामेंट का रूप में आप देखेंगे। जुडिशरी आपकी न्यायपालिका, कार्यपालिका आपकी, आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, अभी से ये जानना चालू करो, बिकॉज ये वर्ड आपको मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, ये शब्द आपको जानना बहुत जरूरी है। लेजिस्लेचर क्या, जुडिशरी क्या, कार्यपालिका काम कौन करेगा, न्यायपालिका कौन करेगा, और लेजिस्लेचर क्या, जहां नियम बनेंगे, व्यवस्थापिका, विधायिका। ठीक है, तो यहाँ पर जो नियम बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि हमने अपने संविधान में, जब संविधान आगे पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर की यहाँ कितने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, क्या लगे, तो उस चीज में हम ये पढ़ेंगे कि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्या क्या लिया हुआ है। ब्रिटिश पार्लियामेंट से, जिसको हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, इसे लिखते जाइए। बट यूके जो जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ को आप एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, क्या है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल, वेस्टमिनिस्टर मॉडल। ठीक है, तो कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य जोड़े गए, 4 सदस्य जोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापना करी गई। ठीक है, कुछ अधिनियम बनाए गए कि कोई भी ब्राइबरी नहीं लेगा, नो ब्राइबरी, रिश्वत नहीं लेगा कोई, ना लेने का प्रावधान। हालांकि मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर प्रावधान तो लेकर आए थे कि रिश्वत नहीं ली जाएगी, लेकिन भाई साहब जो वॉरेन हेस्टिंग है, ये सबसे ज्यादा रिश्वत के कारण, लेने के कारण इन पर महाभियोग चला गया था, इन्हें इम्पीचमेंट महाभियोग चला गया था इन पर। ठीक है, अब ये वर्ड आप इम्पीचमेंट के तौर पर पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, अगर जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा कभी पढ़ा हुआ होता है, आपको पता है राष्ट्रपति के टाइम पर आप ये वर्ड सुनेंगे, इम्पीचमेंट, महाभियोग हटाने का तरीका। तो कुछ चीजों में अभी भी नहीं समझ में आया, बिकॉज अभी आपकी बिगिनिंग है, तो आप ज्यादा, एक चीज मैं हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं जब भी मैं क्लास पढ़ाता हूं, चाहे वो पहली क्लास हो चाहे वो अंतिम क्लास हो, डू नॉट अंडर जज योरसेल्फ और डू नॉट ओवर जज योरसेल्फ। अपने आप से बहुत ज्यादा ये मत बोलो कि हम तो मतलब बिल्कुल पॉलिटी में तो कुछ भी फोड़ देंगे फाड़ देंगे, या हम कुछ कर नहीं पाएंगे, पॉलिटी हमारे बस की नहीं है। आपने अगर ये सोच लिया तो टीचर तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जब ये मोटिवेटेड होकर आगे बढ़ते हो कि हाँ भाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, नहीं याद होता याद होगा, इस फाइटिंग स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो मतलब चीजें बहुत अच्छी चलेंगी। तो मैंने क्या बोला आपसे, डू नॉट अंडर जज योरसेल्फ और ओवर जज योरसेल्फ। बहुत ज्यादा अपने आप से उम्मीद में एकदम से बताओ कि नहीं हम तो बिल्कुल
उम्मीद रखिए, लेकिन ये कि मैं ही कर लूंगा और हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस तरीके से तैयारी करिए, और बैलेंस तरीके से कि हाँ अगर 1773 एक्ट पढ़ लिया, 4 प्रावधान पढ़ाए गए, पेपर देखिए, पेपर में कितना आप कर पाते हैं। आप गूगल पर डालेंगे, डायरेक्ट डालेंगे अगर कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन आपके एक्ट्स 1773 इन यूपी पीसीएस, इन हरियाणा पीसीएस, झारखंड पीसीएस, ये पढ़ाई करने का तरीका है। आप जो पढ़ते हैं वो देखते रहिए कि चीजों को हम किस तरह से हम याद कर पा रहे हैं। टाइम नहीं देंगे, सॉरी, ये गलत तरीका है, इस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बाकी सब समय निकलता चला जाएगा। ठीक है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, एवरीथिंग कैन बी रिसाइकल्ड, वेस्टेड टाइम कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। सब कुछ रिसाइकिल हो सकता है, लेकिन जो व्यर्थ में समय चला गया उसको आप रिसाइकिल नहीं कर पाएंगे। तो जिस लेवल पर आप जा रहे हैं, एक चीज और जानिए, आप पीसीएस बन रहे हैं, आप परीक्षा निकालेंगे, आप अधिकारी बनेंगे, तो अधिकारी एक दिन में तो नहीं बन जाएंगे कि मतलब आपके अंदर लीडिंग स्पिरिट आ जाएगी। आपको नियम बनाने होते हैं उस क्षेत्र के, आपको पूरी मतलब पूरा जिला संभालना होता है। चलिए आप एसडीएम बन के भी जाते हैं तो डीएम साहब ही आपके ऊपर है, या 1-2 लोग और आपके ऊपर मतलब बैठे हैं जिले में, बाकी तो आप ही पूरे मतलब सब संभालेंगे। तो कैसे आप वो चीज डेवलप करेंगे, तो वो चीज भी साथ साथ डेवलप करिए, हाउ टू स्पीक, हाउ टू, बिकॉज आप बौद्धिक क्षमता वगैरह चीजें तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। इमोशनल इंटेलिजेंस तो पढ़ेंगे जीएस4 में, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। संवाद तो आएगा कम्युनिकेशन के रूप में, संचार आएगा, लेकिन आप उसको उस पर गौर नहीं करेंगे कि संचार की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस भी देखने, बिकॉज इसका तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा कि आपको अपने भारत के बारे में जानने का पता लगता है कि भारत कैसा है, भारत में चलाया कैसे जा रहा, भारत के जो नियम और कानून है। सोचिए, मतलब उन्हें पता था कि ये प्रावधान डालना पड़ेगा, ऐसा होगा। अगर विपक्ष बनाया गया तो उन्हें पता था कि विपक्ष के पास भी कुछ शक्तियां देनी पड़ेगी, नहीं तो सत्ता में आने वाली पार्टी अपने हिसाब से करेगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कितने ज्यादा मतलब कह सकते हैं ना कि फ्यूचरिस्टिक थे, भविष्य के बारे में उन्हें पता था कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होने वाला है, मनुष्य है, मनुष्य कभी भी बदल सकता है, तो इस चीज को प्रावधान डाल दीजिए। अब जब ये संविधान बना रहे थे तो संविधान बनाने के टाइम पर इनको ये चीजें कहीं ना कहीं बैक कर रही थी, इसीलिए हम ये चीजें पढ़ते हैं 1773 का अधिनियम, क्योंकि हम अंग्रेजों के अधीन थे, वी वर कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उस टाइम पर 1773 से लेके मैंने बताया आपको कि 1773 और 1857 तक का जो दौर है अलग है। 1857 यानी 1857 यानी 1858 और 1947 1947 तक का ये अलग चलेगा। यहां पर ब्रिटिश भारत कहलाएगा, तो अभी हम यहां पर पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पर 11 प्रांतों में विभाजित होगा भारत। तो सबसे पहली चीज क्या थी, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, तो कार्यकारिणी परिषद में 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्य आपके शामिल किए गए। लॉर्ड वन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल मत बोल दीजिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की बनी। रिश्वत ना लेने का प्रावधान दिया गया। क्या लिया गया? और जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियां थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन आ गई। पहले क्या था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, तीनों जगह पर आप देखते हैं गवर्नर थे। अब गवर्नर ऑफ बंगाल के अंदर मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर कौन कौन आ गया? बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे और मैड्रास। ठीक है, इनके ये किसके अधीन आ गए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर, ये इनके अधीन आ गए। ठीक है, पहले अलग अलग, बॉम्बे के गवर्नर अलग, मद्रास के गवर्नर अलग, और बंगाल के, बिकॉज बंगाल मेन गढ़ रहा। आगे जाके 1833 तक आप देखते हैं ये अलग हो जाता है। 1833 में क्या होगा, तो इसको मैं आपको बता दूं कि 1833 में आते आते अब क्या होता है कि तब तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक पहुंचेंगे। तो पहला एक्ट कौन सा पढ़ा हमने? 1773 का। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। क्या किया गया? कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य शामिल किए गए। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की बनाई गई। रिश्वत ना लेने का प्रावधान डाला गया। ठीक है, 1774 में स्टैब्लिश हुई है, हालांकि इस एक्ट में बोला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्टैब्लिश हुई है। ये लिखते जाइए, जैसे एक्ट पहले आया, लागू तीन चीज बाद में हुई। सुप्रीम कोर्ट जो बनी उसमें से एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जज थे। जो सुप्रीम कोर्ट बनी उसमें एक चीफ जस्टिस यानी कि 4 लोग थे। एक चीफ जस्टिस,
एक चीफ जस्टिस थे और 3 अलग जज थे, ठीक है, 3 जजेस, मुख्य न्यायाधीश और बाकी न्यायाधीश। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट बनी, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे कि जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने सदस्य रखे गए थे 1773 के अधिनियम में, या हो सकता है आपसे पूछ ले कि इन निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य 1773 एक्ट से सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट द फीचर ऑफ 1773 एक्ट। तो आपसे 4 कह देंगे, वो कह देंगे गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया, दूसरा कह देंगे आपसे कि 5 सदस्य थे, तीसरा कह देंगे आपसे सुप्रीम कोर्ट मद्रास की बनाई गई, चौथा कह देंगे ऑल ऑफ दीज, मतलब नहीं था फीचर, ये 5वां कह देंगे नन। तो अब आपको पता है कि हाँ भाई मैंने जो 3 ऑप्शन दिए वो तीनों गलत हैं, कि 5 नहीं 4 सदस्य है, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनी, कहीं और मैंने बोला वहां नहीं बनी, और सुप्रीम कोर्ट ईयर आपको पता है 1773, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1774। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बना वो कब बना, 1773 के अधिनियम में बना। एक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, अधिनियम बोल रहे हैं, ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक्ट और पैक्ट में, पैक्ट संधि होती है, ठीक है ना, म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन 2 पार्टीज, दो जो लोग होते हैं उनके बीच में जब कोई सहमति हो जाती है तो वो पैक्ट संधि होती है, ठीक है। इसी एक्ट में प्रावधान लाया कि आप किसी भी जो आपके सरकारी लोग हैं या आपके जो कंपनी के लोग हैं वो ब्राइबरी नहीं लेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया नो ब्राइबरी, रिश्वत ना लेने का प्रावधान कहां पर आया, 1773 के अधिनियम में ही आया। इसको लिखते चले जाइए बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी तरह का आप गिफ्ट नहीं लेंगे, किसी तरह के लोकल लोगों से आप कोई भी पैसे वगैरह नहीं लेंगे। और 1773 में जो डिफेक्ट आए थे, जो दिक्कतें आई, उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, एक एक्ट आया सेटलमेंट वाला, ठीक है, वो कब आया, 1781 में, ठीक है। इसको लिखते चले जाइए। 1773 में क्या क्या प्रावधान होगा, 1773 सबसे पहला हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको सही करने के लिए, इसमें जो भी मतलब कह सकते हैं ना अनियमितताएं आई, जो भी इसमें दिक्कतें आई, उन दिक्कतों को निवारण करने के लिए एक एक्ट बनाया गया 1781 का, जिसे बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब आया, 1781। इसके बाद जो एक्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट। आप ऐसे अधिनियम बोलते हैं उसको, आप अधिनियम लिख सकते हैं। तो पिट्स इंडिया अधिनियम में सबसे पहली चीज है कि यहां पर 2 चीजें कर दी गई। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप ठीक है एक्सपेंशन पर हैं, आप भारत पर बहुत ज्यादा मतलब चीजें पावर बढ़ाते चले जा रहे हैं, बंगाल में अब आप गवर्नर जनरल बना दिए, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं कैप्चर करे चले जा रहे हैं। काफी चीजें इस समय हो चुकी हैं, आप देखिए अगर तो एंग्लो मैसूर वॉर हो चुके हैं 1-2, क्योंकि चौथा वाला 1799 में होगा, तो आप और भी बहुत सारी लड़ाइयां वगैरह हो चुकी हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अब ऐसा करिए 1784 में अब आप 2 चीजें बनाइए, जो कंपनी के काम हैं, जो कंपनी के जो मतलब आपकी कंपनी व्यापारिक चीजें हैं, उन व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक बॉडी बनाइए, ठीक है। और जो आपका एक्सपेंशन या कोई मतलब लड़ाई झगड़े वाला कुछ भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए होता है, तो उसके लिए भी एक बॉडी बनाइए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 चीजों में विभाजन किया। इन्होंने इसको आपने आई सपोज कि आपने इसका नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो देख लीजिए क्या क्या है। उसके बाद आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। अधिनियम, ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, देखते जाइए। नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो आंसर होता है 1784 में आया। ठीक है, पूछा जाता है क्या किया गया है पिट्स इंडिया एक्ट में। पिट्स इंडिया एक्ट में दो विभाजन कर दिए गए थे, एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात चल रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दो फॉर्मेशन कर दिए गए, एक किया गया नियंत्रक मंडल, एक निदेशक मंडल। आप जो कंपनी के काम करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे उसको, जब एक्सपेंशन करेंगे, जब आप रेगुलेशन करेंगे तो आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत करेंगे। ठीक है ना, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोई पूछे आपसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कब आए, प्रीलिम्स में अगर मान लो क्वेश्चन आता है कब आइए, तो 1784 में। पिट्स कौन है, विलियम पिट, उस समय प्रधानमंत्री थे। विलियम पिट ये प्राइम मिनिस्टर थे, क्या थे, प्रधानमंत्री थे। कहां पर, ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी, अति अति महत्वपूर्ण है कि विलियम पिट कौन थे। वो हो सकता है आपसे कहते गवर्नर जनरल थे, हो सकता है गवर्नर कह दें, हो सकता है आपसे कह दें सेक्रेटरी थे, हो सकता है आपसे कह दें कि ये वहां के मतलब कमर्शियल हेड थे या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे। तो अब क्या थे, तो आपको पता है प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए, यानी कि जो आपकी व्यापारिक गतिविधियां हैं और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव गतिविधियां यानी प्रशासनिक शासन वाली जो गतिविधियां हैं, वो उसको विभाजित करने के लिए जो बनाया गया वो था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कहां आया, ये पिट्स इंडिया एक्ट में आया। ठीक है, अगर मान लीजिए वो प्रीलिम्स में पूछते हैं, वो कहते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो पहला आंसर होता है 1784। वो कहते हैं इनमें से कौन कौन से फीचर नहीं थे, तो आपसे हो सकता है कोई और चीज कहते हैं। तो आपको पता है दो चीजों में विभाजित हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। या हो सकता है वो आपसे कहते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये सिस्टम कब लाया गया, तो आपको ऑप्शन दे देंगे 1773 अधिनियम, 1791 अधिनियम, 1784 अधिनियम, 1781 अधिनियम। तो आपको पता होगा कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अधिनियम कब लेकर आया गया, ये आया गया 1784 के अधिनियम। ठीक है ना, अभी भी आज से अगर हम बात करें तो 200 सालों से 1800, 1900, 2000, आप देखिए 220-30 सालों से पुरानी बात है। ठीक है, 240 इनफैक्ट 240 साल पुरानी बात है। 240 साल पुराना, आपको ये चीज बहुत रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि आप समझते जाइए। ऐसा तो नहीं होगा कि इस टाइम जो व्यक्ति वो 240 साल तक जिंदा रहा होगा, फिर आगे जो जिस तरह से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी थी उन्होंने चेंज किए, उनके पूर्वजों ने क्या अधिनियम बनाए थे, उनके जो रूलर्स थे, जो उनके मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने क्या नियम बनाए, उस पर वो चीजें बढ़ती चली गई। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पर है। अब ये चीज एक जगह स्टार बना के लिख लीजिए, ये जो सिस्टम है ये कब तक रहेगा, ये 1858 तक रहेगा। हालांकि ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, 1858 में जब क्रांति हो जाएगी तो ये सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। जानना बहुत जरूरी है आपका कि ये जो सिस्टम है, क्योंकि ये चीज समझ जाइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। जब आप इतिहास पढ़ते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आप वहां पढ़ते हैं कि ये लोग क्यों आए थे। मसालों की खोज में इंडिया की तरफ आकर्षित हुए थे, यहाँ पर व्यापार करने के लिए आकर्षित हुए थे। इन्हें पता लगा था कि हाँ इस तरफ जाइए, इसकी तरफ चलिए, आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। पुर्तगाली आए उस सीरीज में, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, व्यापार करने के लिए रहे, फिर यहाँ पर रहने के लिए अपना चीजें करते चले गए, तो एक्सपेंशन बढ़ाया। एक्सपेंशन के लिए या तो किसी विरोधी को, जब आप कहीं नए क्षेत्र में जाते हैं तो आप या तो अगर आप वहाँ पे कब्जा करते हैं, रूल करते हैं, तो कैसे करेंगे, या तो आपको पावर मिल गई हो। पावर कब मिलेगी, जब वहाँ कोई है ही नहीं आपको पावर देने के लिए तैयार, तो आप या तो उसे छीनोगे, या उसे भगा दोगे, या उससे कोई ट्रीटी साइन कर लोगे, या किसी चीज में आप डोमिनेट कर रहे होगे तो आप उसको खरीद लोगे। यही सिस्टम रहा यहाँ पर। जो लोग दब गए उन्हें दबाते चले गए। ठीक है, जो लोग मतलब लोअर क्लास के थे उनके पास पावर नहीं थी, ऊपर के क्लास के लोगों को आकर्षित किया, यानी कि भारत की बात कर रहा हूं, तो वो चीजें होती चली गई। वो आप जब दिमाग में चलाएंगे तभी, मैंने बोला ना कि पीसीएस लेवल पर आपको थॉट प्रोसेस पे काम करना है, रटना नहीं है सिर्फ। अगर रटने वाली बात होती, बार बार मैं कह रहा हूँ, किसी भी छात्र को लगे अरे सर एक एक्ट पे इतना टाइम, तो आप ये समझ जाइए कि अगर सिर्फ आप ऐसे चाहें तो 1773 के हम 2 फीचर बता दें, 1793 के फीचर बता दें, और फीचर बता के सीधे कर दें, दैट विल नॉट बी द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग फॉर पीसीएस, फॉर पब्लिक, किसी भी स्टेट का पढ़ते हैं आप या यूपीएससी का भी पढ़ते हैं। अब ऐसा कौन है कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप यूपीएससी का आंसर नहीं सॉल्व कर पाओगे। आई चैलेंज यू कि आप इसके बाद यूपीएससी का क्वेश्चन देख लीजिए। तो आप चीजों को पढ़िए, इन डेप्थ पढ़िए। जब आपने उसका अध्ययन अच्छे से कर लिया कि ये निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल क्यों बनाए गए, you will be able to solve it either for prelims
और फॉर मेंस और फॉर इंटरव्यू। हो सकता है इंटरव्यू पूछ लें आपसे कि ये बताइए मानवा श्रीमान जी या मैम या सर जो भी पहुंचते हैं इंटरव्यू में आप में से बेटा, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट में ये आपका नियंत्रक मंडल वाला प्रावधान था। आपको ऑन द स्पॉट याद रखना है कि नियंत्रक मंडल वाला प्रावधान यहाँ था। इसके पहले सिर्फ निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1773 की बात करें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। इसके बाद इसको विभाजित कर दिया गया, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को सेपरेट कर राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल जो जितनी भी चीजें थी, पॉलिटिकल समझ चुके हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाना यानी कि कंट्रोल करना, नाम में ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लिखते रहिए। इससे भी कह सकते हैं कि परसेंट ड्यूअल गवर्नमेंट, मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट अलग अलग सुनने को मिलेगा आपको, एक बार डायरेक्टरी में सुनने को मिलेगा, एक बार द्वैध शासन अलग है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी ड्यूअल गवर्नमेंट तरह का फॉर्मेशन है। कैसा है? ड्यूअल गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गया। ये भी दो तरह की चीजें से एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, व्यापार तो चल ही रहा है। तो कमर्शियल फंक्शन कौन करेगा? ये कमर्शियल फंक्शंस के लिए निदेशक मंडल, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल, निदेशक मंडल। नियंत्रक मंडल क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। निदेशक मंडल क्या? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ईयर कौन सा? 1784। नाम क्या है? पिट्स इंडिया। पिट्स कौन है? प्रधानमंत्री उस टाइम के ब्रिटेन के। क्लियर है? इसी सीरीज में नेक्स्ट जो एक्ट आता है वो आता है हमारा, अब हमारे जितने भी एक्ट आएंगे, वो आएंगे हमारे चार्टर एक्ट। इसको आप कहीं पर प्लीज लिख लीजिए। अब हमारे जितने भी एक्ट आएंगे वो क्या आएंगे? चार्टर एक्ट आएंगे, चार्टर अधिनियम। ये 20-20 ईयर्स के गैप में आएंगे, 20 साल के अंतराल में आएंगे। ठीक है, ये जान लीजिए। तो इस सीरीज में कौन कौन से एक्ट रहेंगे? 1793 का एक्ट रहेगा, 1813 का रहेगा, 1833 का रहेगा, 1853 का रहेगा, है ना। अब होता क्या है कि अब ये आपका मतलब चैप्टर 1 था आज का हिस्टोरिकल, मतलब चैप्टर 1 तो काफी लंबा रहेगा। चैप्टर 1 में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं हम। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पिट्स इंडिया एक्ट है। इसी सीरीज में हम ये चारों पांचों जितने भी रहेंगे, इन पांचों कलम को कवर करते हुए काफी आगे बढ़ चुके होंगे। लेकिन अब तब तक आपको एक आइडिया हो चुका हो पढ़ना क्या है, कैसे है। जो लोग भी अब ज्वाइन करते हैं क्लास को या इसको रिव्यू करते हैं, तो आप पहले का जो मैंने बोला उसको प्लीज जरूर देख लीजिएगा कि कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है बेसिक से चालू करना। बहुत आगे बढ़ने के बाद जब आप ज्वाइन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। गैप मत करिएगा, ये आपसे निवेदन है, क्योंकि एक बार आपने अगर 2 दिन का गैप कर दिया तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है फिर आपको वो अजीब सा लगता है कि क्या चल रहा है सर टॉपिक। तो टॉपिक चलने के लिए आपको सीरीज में रहना बहुत जरूरी, कंटिन्यूटी बनाए रखिए किसी भी तरह से। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1773 का अधिनियम, 1773 का अधिनियम हम लोगों ने पढ़ लिया। 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, 1773 के हम लोगों ने काफी फीचर पढ़ लिए कि बोर्ड ऑफ जो आपके गवर्नर जनरल बंगाल के बना दिए गए थे, कौन? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य 4, और ब्राइबरी ना लेने का, घूस ना लेने का जो नियम आया था वो कहां पर आया था? वो यहीं पर आया था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में कितने जस्टिस थे और कितने चीफ जस्टिस थे? एक चीफ जस्टिस और बाकी 3 जस्टिस थे, न्यायाधीश थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1781 वाला एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहलाता है, 1784 वाला पिट्स इंडिया एक्ट कहलाता है। पिट्स इंडिया एक्ट की जब बात करते हो तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। इसके बाद हमको कल की क्लास में कंटिन्यू करना है तो 1793, 1813, 1833, 1853। यहाँ पर आपको जब आप पढ़कर आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टेल द बेस्ट वे। पढ़कर आगे क्लास पढ़ने में फायदा मिलता है। क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आपको? आपको एक वर्ड मिलेगा मोनोपोली, एकाधिकार। एकाधिकार। तो पहले तो आप अब जब पेपर पढ़ते हो या रट लेते हो कि कौन से एक्ट में एकाधिकार खत्म कर दिया पूरी तरह से, तो पहले तो एकाधिकार समझिए कि बेचने वाला एक, मोनोपोली कहते हैं अंग्रेजी में इसको। जब आप मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो मोनोपोली बोलते हैं इसको। मोनोपोली ये क्यों बोला मैंने? बिकॉज यहां पर और यहां पर दोनों जगह आपको ये मिलेगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पर चीजें बता, ऐसा नहीं है कि साथ में चीजें नहीं हो रही हैं, साथ में आप देखिए यहाँ पर आते आते
1813 तक आते आते 1799 का यानी टीपू सुल्तान वाली लड़ाई एंग्लो मैसूर खत्म हो चुकी है, चारों लड़ाइयां हो चुकी हैं, बहुत कुछ पूरे देश में चल रहा है। तो उसके साथ साथ चीजें दिमाग में रखना पड़ेंगी आपको कि हाँ इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आ चुके हैं, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने हराया है, तो मैसूर में कब्जा कर लिया है, तो मैसूर में भी उनके आधिपत्य में आ चुका है उनके। तो ये दिमाग में एट द बैक ऑफ द माइंड आपको चलाना पड़ेगा व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर पीसीएस और सिविल सर्विस, ठीक है, और स्टेट और सेंट्रल जो भी सिविल सर्विस आप कर रहे हैं, तो आपको दिमाग में चलाना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव इस दौरान आ रहे हैं। और वो सिर्फ रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि रट लिया 7084 का अधिनियम, तो आप प्रीलिम्स के लिए तो चलो फिर भी काम कर जाओगे। प्रीलिम्स की बात करो तो प्रीलिम्स के साथ पर्याप्त आंसर है, मेंस के हिसाब से ही पढ़ना। क्या मेंस के लिए अलग से पॉलिटी पढ़ने बैठोगे? तो पॉलिटी जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ो, ठीक है ना, उसका एक थॉट प्रोसेस के साथ पढ़ो, तब तो फायदा है, नहीं तो आप जबरदस्ती समय व्यर्थ ना करें, ठीक है। देखते एकाधिकार की बात करें, एकाधिकार यानी मोनोपोली। मोनोपोली की अगर बात करी जाए कि बेचने वाला एक, अभी अब रेलवे, इंडियन रेलवे की बात करो, अब तो चलो ठीक है, तेजस प्राइवेट ट्रेन हो गई, बहुत सारी प्राइवेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है, प्राइवेट स्टेशन आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले मोनोपोली थी रेलवे की। आपने कभी सुना था कि कोई प्राइवेट ट्रेन, लेकिन अब आप सुन रहे हैं प्राइवेट ट्रेन, प्राइवेट वर्ड सुन रहे हैं आप रेलवे में। इससे पहले, आज से 5 साल पहले अगर आप बात करें तो मोनोपोली थी इंडियन रेलवे की, ठीक है। ट्रेन के मामले में तो बात करें खासतौर से, तो यार बेचने वाला एक, कोई और नहीं। मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति है, वही सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाता है पूरे देश में, तो उस व्यक्ति की मोनोपोली होती, कोई और होता ही नहीं। तो ये व्यक्ति है, और कोई भी कंपनी, ये मार्केट का नियम है, जब भी कोई कंपनी पहली बार कुछ चीज लॉन्च करती है तो उसकी कुछ समय तक तो मोनोपोली होती है। अगर सेलफोन पहली बार मोटोरोला या कोई कंपनी लेकर आई तो कुछ समय तक से बेचने वाले वही थे। अगर 4 सिम या 3 सिम का कॉन्सेप्ट कोई लेकर आया तो कुछ समय तक वही थे। तो आपको ये देखना होता है, यू हैव टू टेक दिस सिनेरियो कि मोनोपोली क्यों, क्योंकि अभी आप जब पढ़ेंगे ना 1813 और 33 में, ये ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, क्लास तो हो गई आज की, एक ओवरव्यू है कि 1830, 13 और 33 में आप सुनेंगे कि चाय और चाइना के व्यापार को छोड़ के मोनोपोली कब खत्म कर दी गई। तो यानी कि उस क्षेत्र में उन्होंने कह दिया कि नहीं, इसमें मोनोपोली रहेगी, बाकी क्षेत्र में मोनोपोली अब हम नहीं है, बाकी लोग भी वेलकम है, आइए आप भी व्यापार करिए, क्योंकि वहां से भी हम पैसा जनरेट करेंगे ना। हमें जब लग जाएगा कि नहीं नहीं इस चीज में मोनोपोली से नुकसान है, किसी और को भी शामिल कर लो और पैसा कमा लेंगे, तो वो उस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को पढ़ना, सिर्फ रखने वाला नहीं कि मोनोपोली क्यों खत्म कर दी, मोनोपोली से क्या हुआ इस फैसले के बाद, क्यों हुआ, और 1833 में मोनोपोली पूरी तरह खत्म। बिकॉज ये बहुत दिक्कत देगा अभी आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह कब खत्म कर दी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पूरी तरह कब खत्म कर दी गई, ये दोनों क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस सेल्फ पे भी है और बच्चों के बेसिस पर भी है, स्टूडेंट्स के बेसिस पर भी है। तो ये चीजें तैयार कर आपको आनी है। कौन कौन से एक्ट 1793, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी पढ़ेंगे हम, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो किया ही है। फिर 1813 बहुत महत्वपूर्ण है, 1833 तो अति महत्वपूर्ण है। 53 में सिर्फ एक ही प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है कि सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल कर दिया गया। ऐसा नहीं कि और प्रावधान नहीं थे, इतना बड़ा अधिनियम बनाया गया, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे जो तैयारी हम करना चाह रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से 1853 से क्या क्या चीजें आएंगी, तो ये सब चीजें, या किस एक्ट में सिविल सेवा के प्रावधान लाने की बात करी गई और लागू किया गया, ये चारों दोनों बातों में बहुत फर्क है। तो ये चारों एक्ट आप पढ़ लेंगे, इसके बाद सिनेरियो बदल जाएगा, कल ही हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1857 का रिवॉल्ट हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, और रिवॉल्ट के बाद 1858 का अधिनियम अलग आएगा। अब 1858 का अधिनियम जो आएगा तो उस समय तक के लिए पहले आपको ये चारों अधिनियम पढ़ने हैं, फिर काउंसिल एक्ट, और फिर जैसे ये सारे एक्ट हो जाते हैं फिर हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग, कि संविधान जब बनेगा फिर हम पढ़ेंगे उस समय वो 2 साल 11 महीने 18 दिन की कहानी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 से लेके 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 तक का सीन। तो ये डेटें आपके दिमाग में बैठना चालू करनी पड़ेगी। अब आप ये एक्सक्यूज देते रहोगे सर हमें डेट नहीं याद होती, भाई कोई और तरीका नहीं है तुम्हारे पास, रादर देन स्टडिंग। तो व्यर्थ की बातों में मत पढ़ो, मुझे डेट नहीं याद होती, मुझे एक्ट नहीं याद होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको एक्ट नहीं याद होता, आपको आर्टिकल नहीं याद होते, तो पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो डायरेक्ट आता है 330 बी किस चीज के लिए है, 330 किसके लिए है, आप प्रीएम्बल में डेट कौन सी है, तो आप नहीं कर पाएंगे। टीचर मार्गदर्शन दे देगा, रास्ता बता देगा, चलना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल हम कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसको आप इंट्रोडक्टरी सेशन कह सकते हैं। एक और जो लोग पढ़ेंगे रेगुलर टीचर, उनको बता दूं कि आने के पहले मैं शुरू में 5 मिनट हमेशा पूछूंगा लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया, ठीक है।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आप आगे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे क्लास अच्छे से रखिए, फिट रहिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।